सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए स्कूलों में फ्री शिक्षा का आरंभ। यानी जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो अर्थव्यवस्था पर केवल बोझ होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होते हैं, इसलिए कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो अस्वस्थ है भाई, तो अस्वस्थ व्यक्ति क्या कर पाएगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आई होप कि आपको ये बात समझ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 9th चैप्टर नंबर 2, संसाधन के रूप में लोग। अक्सर ये माना जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या यानी किसी भी देश की यदि जनसंख्या अधिक है तो उस देश के लिए वह श्राप है, लेकिन वास्तविकता कुछ इससे अलग है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जनसंख्या हम बढ़ाते जाएंगे, बहुत अधिक जनसंख्या करते जाएंगे, नहीं। जनसंख्या बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हाँ लिमिट पार कर जाए। जैसे 2022 में भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का प्रथम देश बन गया। तो देखा जाए तो अगर जनसंख्या है तो इसको आप शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल देकर के विकसित कर सकते हैं, मानव पूंजी में बदल सकते हैं, जिससे ये देश के आर्थिक आय में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जनसंख्या अक्सर इसे एक दायित्व या बोझ के रूप में माना जाता है, जबकि वास्तविकता इससे परे है। यदि हम मानव के अंदर निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर हम ध्यान दे दें, उसके अंदर निवेश करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर, यानी स्किल्स पर अगर हम निवेश करें और उसको एक अच्छे मानव पूंजी में परिवर्तित करें तो हमारे देश के लिए एक दायित्व साबित होगा। याद रखें कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व नहीं, सही निवेश से इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। यानी हमारे देश के आर्थिक क्रियाओं में ये बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं। यदि देश की जनसंख्या सर्वाधिक है तो वह अभिश्राप नहीं बल्कि एक वरदान हो सकता है, अगर हम उसमें निवेश करें अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है और भौतिक पूंजी क्या होता है? सजीव और क्रियाशील। मानव पूंजी सजीव होता है, जीवित होता है और क्रियाशील होता है। भूमि और पूंजी का उपयोग स्वयं कर सकता है। मानव एक ऐसा संसाधन होता है जो पूंजी और भूमि दोनों का उपयोग स्वयं करता है, स्वयं इसका उपभोग और उत्पादन दोनों कर सकता है। यह सबसे श्रेष्ठ संसाधन माना जाता है। भौतिक पूंजी में जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, ये मशीनें इत्यादि, ये सारी चीज़ें भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जापान इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण NCERT लेता है कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी जापान में, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश किया गया। परिणाम ये निकला कि आज यह एक धनी और विकसित देश के रूप में उभर गया। तो अगर हम भी मानव के शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम निवेश करते हैं तो उम्मीद है कि भारत भी हमारा सबसे आगे निकल जाएगा विकास के मामले में। लेकिन हम शिक्षा के ऊपर ध्यान न दे करके बस अपने आप को कोसते रहते हैं कि भारत हमारा जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। भाई इस बात का कोई तो तुक ही नहीं निकलता है। तो ये बात करने से बेहतर है कि भाई क्यों ना हम जनसंख्या में निवेश करें और उसको एक बेहतरीन मानव पूंजी में परिवर्तित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पीढ़ियों का चक्र, जैसे अच्छा पीढ़ी और ख़राब पीढ़ी। यानी कि कहा जाता है कि यदि अगर माता पिता अगर पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छी तरह से मिलेंगी, सफलता। और अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे, यहाँ उदाहरण दिया गया है दुष्चक्र और अच्छा चक्र। अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद बच्चे गरीबी और अस्वास्थ्य का सामना करते रहेंगे। इससे आने वाले समय में भी, यानी वो भी जब माता पिता बनेंगे तो एक तो अशिक्षित थे, माता पिता उनकी अशिक्षित थे, तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहा है। तो फिर वो भी जब माता पिता बनेंगे वो भी अशिक्षित रहेंगे, फिर अपने बच्चों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य से असुरक्षित रखेंगे। कारण है कि उनके पास सुविधा ही नहीं है, शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है, टेक्निक नहीं है, और उनकी आर्थिक क्रियाएं भी सही तरीके से नहीं हो रही है। समस्या है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि पीढ़ियों का चक्र क्या होता है, यानी अच्छा चक्र और दुष्चक्र। तो अगर आपको यानी कि अगर ये चाहते हैं कि हाँ हमारी जो पीढ़ी है वो आने वाले समय में अच्छा बने, उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो गरीबी की इस
दुष्चक्र से, गरीबी की इस समस्या से बाहर निकलें, अस्वस्थता से निकले बाहर, तो सबसे पहले उसे तो शिक्षा दीजिए और कौशल दीजिए। इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सकल बनाम विलास। एनसीईआरटी दो व्यक्ति का उदाहरण लेता है, सकल का और विलास का, जिसमें सकल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जबकि विलास अशिक्षित व्यक्ति है। असुविधा के कारण, गरीबी के कारण वो नहीं पढ़ पाता है। स्कूल सकल जो है कि स्कूल जाता है और कंप्यूटर कोर्स किया रहता है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और डॉक्टर की ज़रूरत भी उसको नहीं पड़ती है क्योंकि स्वास्थ्य उसका सही रहता है। जबकि यहीं पे देखिए विलास जो है कि कभी स्कूल गया ही नहीं था, स्वास्थ्य गठिया उसको हुआ था, गठिया का रोग हुआ था। माँ की तरह मछलियाँ भी वो भी पकड़ता था। उसकी माँ जो विलास की जो माँ थी वो मछली पकड़ करके और बेचा करती थी बस्ती में घूम घूम करके, वही काम विलास भी करता है। परिणाम ये निकलता है कि कम आय और गरीबी का दुष्चक्र उससे वह बाहर नहीं निकल पाता है। जबकि यहाँ पे सकल जो है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इसको बीमारी भी कोई नहीं है, अच्छी तरीके से कंप्यूटर कोर्स कर लेता है। परिणाम ये निकलता है कि यह अच्छी तरीके से आय कमाता है और मानव पूंजी का एक उदाहरण बन जाता है, यानी कि देश के लिए ये आर्थिक क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। जबकि यहाँ देख सकते हैं विलास गरीबी की दुष्चक्र में फंसा हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे उसकी माता मछली बेच रही थी उसी तरह से ये भी मछली बेच रहा है। जैसे उसकी माता अस्वस्थता का सामना कर रही थी उसी तरीके से विलास भी अस्वस्थता का सामना कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं, एनसीईआरटी हमें बड़ी अच्छी तरीके से पाठ पढ़ाता है, बड़ी अच्छी तरीके से हमें ये बताना चाहता है। एनसीईआरटी हमारी सोच और क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि हाँ, अगर आपके बच्चे जो हैं, आपके जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी तरीके से विकसित कर जाए, विकास करे, तो सबसे पहले उसको शिक्षा दीजिए और स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए और साथ साथ उसको कुछ ना कुछ स्किल भी सिखाइए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या की गुणवत्ता। यानी कहा जाता है कि किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। जनसंख्या जो है कि एजुकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने में। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है, यानी आय की गुणवत्ता को बढ़ाती है, हमारे आय में वृद्धि करती है, कुल उत्पादन में वृद्धि करती है, हम जो कमाते हैं उसमें वृद्धि करती है। महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, जैसे यहाँ पे कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए स्कूलों में फ्री शिक्षा का आरंभ। जैसे हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं, जिनकी उम्र 6 से लेकर के 14 साल हैं, उनको किसी भी तरह की कोई सरकारी स्कूल में पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कहीं आप जाते हैं किसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं और उनसे जबरन यदि कोई मास्टर पैसा मांगता है तो वो कानूनी अपराध कर रहा है। तो इस पर आप कार्रवाई भी करा सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष है और ये सरकार ये आपको अधिकार देता है सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार कि सभी बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। मिड डे मील यानी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और पोषण सुधारने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई, नहीं दोपहर के खाने की व्यवस्था की जाती है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ताकि बच्चे की संख्या बढ़े। बच्चे कम से कम न कुछ तो खाने के लिए ही आए पर आए, स्कूल आए, एक मर्तबा आकर के स्कूल में ज़रूर से खाने के ही इरादे से आए, लेकिन स्कूल आए और उनको शिक्षा दी जाए। उसके बाद नवोदय विद्यालय यानी ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, जो बच्चे ग्रामीण इलाकों में हैं और प्रतिभाशाली हैं, योग्य हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। साक्षरता दर 2010 से 11 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो 74% थी। महिलाओं में साक्षरता दर कम है, कारण समान शैक्षणिक अवसरों की कमी। महिलाओं को एक दूसरी नज़र से देखा जाता है, जहाँ पर पुरुषों को देखने की दृष्टि अलग होती है। लेकिन वर्तमान समय में अब महिलाओं की शिक्षा दर बढ़ते जा रही है, साक्षरता दर बढ़ते जा रही है, तो अब उतनी दिक्कत नहीं है जो कि 2010 से 11 में थी। 74% अगर साक्षरता दर थी तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 50% पुरुषों की भूमिका थी और 24% ही स्त्रियों की भूमिका थी। लेकिन वर्तमान में ऐसी समस्या नहीं है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता
नंबर 2, पहले तो हम शिक्षा को समझ चुके हैं, यहाँ शिक्षा को हम समझ चुके हैं। अब उसके बाद अब हम स्वास्थ्य को समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता में स्वास्थ्य का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास यदि शिक्षा है और क्या नाम है, कौशल भी है, और उसके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। तो शिक्षा के स्वास्थ्य के भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक कुछ करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान दे सके, तो हमारे लिए स्वास्थ्य की भी बहुत अधिक भूमिका है। अस्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था पर बोझ बना रहता है। यानी जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो अर्थव्यवस्था पर केवल बोझ होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होते हैं। उससे कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अस्वस्थ है भाई, तो अस्वस्थ व्यक्ति क्या कर पाएगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जीवन प्रत्याशा 2000 की जनगणना के अनुसार, 2000 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार जो मृत्यु दर है, यानी कि जीवन प्रत्याशा है कि व्यक्ति 64 वर्ष तक जीवित रह रहा है वर्तमान समय में। यानी 2000 की जनगणना के अनुसार व्यक्ति लगभग 64 वर्षों तक जीवित रह जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे देश की जीवन प्रत्याशा दर भी अब अच्छी तरीके से लगभग सुधर ही रही है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर 2000 की जनगणना के अनुसार 1 वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु, यानी शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है कि 1 वर्ष में कितने बच्चे बढ़े, प्रति 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मरे, इसकी गणना की जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। ऐसे तो आप एडवांस लेवल से जब पढ़िएगा तो 5 क्षेत्र पढ़ा जाता है, तो उतनी हम डीपली नहीं जाएंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी क्लास 9 के अनुसार ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, यानी कि कृषि कार्य जिसमें कृषि संबंधित होते हैं, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी क्रियाएँ जिसमें शामिल होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जिनका संबंध प्रकृति से होता है वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिनमें कच्चे मालों को जिन्हें विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, जिनमें कच्चे मालों को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कपास है, तो कपास को हम रुई बना करके उसको कपास का रेशम बना करके और उसके बाद उसका कपड़ा बनाए। उसी तरीके से मान लीजिए गन्ना है, गन्ना को हम अच्छी तरीके से पिरो करके और उसको चीनी बनाए। तो ये जैसे कच्चा माल एक गन्ना है और उसका हम विनिर्माण कर रहे हैं, उसको परिवर्तित कर रहे हैं। गन्ने से चीनी बनाना विनिर्माण का उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में जैसे कि मान लीजिए व्यापार व्यवसाय हो गया, हमने कोई वस्तु खेत से निकाला, तो खेत से जब वो निकाला तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाया। उसके बाद जब हम उसका निर्माण कर लिए, विनिर्माण कर लिए, यानी चीनी में परिवर्तित कर लिया। जैसे गन्ना जब खेत में उगा तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आया। अच्छा, वही गन्ना जब चीनी में परिवर्तित हो गया तो द्वितीय क्षेत्र में आया। अब उसी गन्ना को हम बाज़ार में ले जाकर चीनी को ले जाकर बाज़ार में बेचें, या गाड़ियों से लाद करके, कंपनियों से निकाल करके और ले जा करके बाज़ार में हम बेच रहे हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण हो जाता है। यानी व्यापार व्यवसाय हो गया, बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र को यानी टेरिटरी सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आई होप कि आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझ में आ चुके होंगे। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था और गैर आर्थिक क्रियाएँ जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित न हो, अलग हो। आर्थिक क्रियाएँ कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, आर्थिक क्रियाएँ डिफिनेशन के बारे में हम इसको समझते हैं। जैसे आर्थिक क्रिया की डेफिनेशन ये होता है कि जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं। वैसी क्रियाएँ जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं वो आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। यानी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करती हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे बाजार क्रियाएँ, गैर बाजार क्रियाएँ। बाजार क्रियाओं में जैसे वेतन या लाभ के लिए विलास का मछली बेचना। जैसे फॉर एग्जांपल, विलास अगर बाज़ार में जाकर के मछली बेच रहा है तो उससे जो आय प्राप्त हो रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होंगे।
आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होंगी। उसके बाद गैर बाजार क्रियाएं जैसे स्व उपभोग के लिए उत्पादन। मान लीजिए कि कोई हम खेती कर रहे हैं, अगर हमने अपने इलाके में या अपने घर में या अपने घर के बाहर छोटी सी किसी खेत में हम खेती कर रहे हैं, तो जब हम खेती कर रहे हैं तो वो अपने ही लिए कर रहे हैं, तो उसको हम बाज़ार में ले जाकर बेच तो नहीं ना रहे हैं, बस हमने खेती किया और उसको उगाया और फिर अपने ही उसको क्या नाम है कि कंज्यूम कर लिए, अपने ही उपभोग कर लिए, तो फिर वो कहाँ कहलाएगा आर्थिक क्रियाओं में? उसका आर्थिक क्रियाओं में क्या सहयोग हुआ? नहीं हो पाया। तो जो हम अपने लिए करते हैं, जैसे कोई भी खेती की अपने लिए किए, हमने खुद उगाया और उसको अपने कंज्यूम कर लिया, स्वयं कंज्यूम कर लिया, तो फिर वो आर्थिक क्रियाओं में सहायक नहीं होगा। गैर आर्थिक क्रिया जैसे प्यार या कर्तव्य के लिए किए गए काम जिनका बाजारी मूल्य नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कोई कार्य कर रहा है और उसको कोई वेतन नहीं लेना है, कोई वेतन वो ले ही नहीं रहा है, तो फिर वो कहाँ आर्थिक क्रियाओं में क्या नाम है, आर्थिक क्रियाओं में सहयोग किया? नहीं किया। तो इसलिए उसे भी हम गैर आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। महिलाओं का घरेलू काम जैसे खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, इससे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। महिलाएं जो घर में काम करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, इत्यादि सब काम करती हैं घर की, तो क्या वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है? नहीं। उनके लिए तो कोई वेतन नहीं दिया जाता है, उनको इसका कोई वेतन नहीं मिलता है, तो वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता। जबकि देखा जाए तो ये तो अमान्य है, लेकिन है, सही बात है। घर में है तो उनको तो ये काम करती ही हैं, तो उनके बदले में उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। तो जब वेतन उनको नहीं दिया जाता है तो फिर ये राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होते, आर्थिक क्रियाओं में इनको नहीं गिना जाता है। तो ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आई होप कि आपको आर्थिक क्रियाएं समझ में आई होंगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी उस समय, यानी बेरोजगारी के बारे में, यानी बेरोजगारी क्या होता है, पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऐसे सुने हैं कि भाई जिधर देखिए उधर बेरोजगार ही बेरोजगार हैं। भारत की ये स्थिति अभी थोड़ी सी है कि सबसे ज़्यादा यूथ ही बेरोजगार हमें नज़र आते हैं, यूथ ही हमें बेरोजगार दिखाई देते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूर दर कम, काम करने के इच्छुक लोग बेरोजगार नहीं पा सकते हैं। यानी बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं। यानी वैसे व्यक्ति हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगार कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 70 साल के व्यक्ति हैं, 70 साल के कोई व्यक्ति हैं, अब उनको कोई कहे कि हाँ वो बेरोजगार है, तो ये संभव है? नहीं, क्योंकि 70 साल के वो व्यक्ति हो चुके हैं, उनको तो खुद उनसे कोई काम नहीं हो पाएगा, तो इनको बेरोजगार कैसे माना जाएगा? तो ये बेरोजगार तो नहीं करें। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 5 वर्ष का है, अब 5 वर्ष के बच्चों को तो आप बेरोजगार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनसे तो कोई काम होगा ही नहीं, वो तो किसी काम के बारे में जानते ही नहीं है, तो फिर वो कैसे कोई बेरोजगार थोड़ी ना कहलाएंगे। नहीं, वैसे व्यक्ति जो काम के लिए इच्छुक हैं, यानी काम को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम न मिले, तब वो बेरोजगार कहलाते हैं। इसके लिए एक एज निर्धारित कर दिया गया है कि 15 से लेकर के 59 वर्ष के जो आयु वाले वर्ग के लोग हैं वही बेरोजगार माने जाएंगे, तो उनको बेरोजगार कहा जाएगा अगर उनको कोई काम नहीं मिल रहा है तब। यहाँ पर देख सकते हैं इसके 60 साल के प्लस बच्चों को क्या बेरोजगार माना जाएगा? नहीं। छोटे भाई बहन को बेरोजगार माना जाएगा? नहीं। तो ये बेरोजगारी के उदाहरण नहीं है। आई होप कि आपको बेरोजगारी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के प्रकार। भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, इस बात पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आमतौर पर तो 2 तरह की बेरोजगारी होते हैं, एक शहरी बेरोजगारी, दूसरे ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में अधिकतर तो हम देखते हैं कि कृषि बेरोजगारी ही होती है, जैसे मौसमी बेरोजगारी, इसका सामना करना पड़ता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, फॉर एग्जांपल अगर कृषि कार्य कोई कर रहा है, उदाहरण के तौर पर कोई कृषि कार्य करता है, तो उसको साल के कुछ महीनों में अच्छी तरीके से काम मिल पाते हैं। जैसे गेहूँ कटनी का जब समय चलता है तो उस समय उनको काम मिलता है, अगर बुआई का समय चल रहा है तो उस समय कुछ काम मिल रहा है। अगर हम गेहूँ बो दिए हैं, यानी गेहूँ खेत में लगा दिए हैं, तो उसको उगने में तो कुछ समय लगेगा, तो जो समय उगने में लगता है, जैसे 2 महीने 3 महीना 4 महीने का जो समय लगता है, इस समय में तो वो बेरोजगार ही रहते हैं। तो ये मौसमी बेरोजगारी कहलाता है, यानी मौसम के अनुसार उनको बेरोजगारी हुआ है। उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी कहलाती है जैसे, यानी किसी
कारोबार में या किसी खेती में, मान लीजिए कि मेरा एक खेत है जिसमें मान लीजिए कि 2 कट्ठा मेरा एक खेत है जिसमें मैं बुआई करा रहा हूँ और उसमें मात्र 3 मज़दूरों की ज़रूरत है और 3 मज़दूर वो काम 1 घंटे में कर सकते हैं। तो हम 3 मज़दूरों की जगह पर 5 मज़दूर लगाएं, काम वही हुआ, काम ज़्यादा कोई हुआ नहीं, लेकिन मज़दूर बढ़ गए तो 2 मज़दूर एक्स्ट्रा आ गए। तो जो 2 मज़दूर एक्स्ट्रा आए हैं वही प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाते हैं, यानी वही स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी होती है, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाता है, यही शिक्षित बेरोजगारी सर्वाधिक है। आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री होने के बावजूद नौकरी न मिलना भारत के लिए यह एक विशेष और जटिल समस्या है। यानी डिग्री है लेकिन फिर भी उनके पास नौकरी नहीं है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही है कि भाई अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है? ताकि उसे अच्छी नौकरी मिले, कुछ कर सके, या फिर अपना भी कारोबार अगर करे तो वो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमें पढ़ना लिखना चाहिए, भले ही हमें नौकरी नहीं मिले वो अलग की बात है। भारत की थोड़ी अर्थव्यवस्था इधर उधर है वर्तमान समय में, लेकिन ईमानदारी से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें तो सक्सेस आपके हाथ में रखी हुई। आगे बढ़ते हैं अब हम। ग्रामीण बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, इन दोनों को मौसमी बेरोजगारी vs ग्रामीण बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मौसमी बेरोजगारी कब होती है? साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलना। अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले हम कि साल के कुछ महीनों में अगर हमें काम नहीं मिलता है तो मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। कहाँ मुख्य रूप से होता है? तो सबसे ज़्यादा गाँव में होता है, क्योंकि कृषि कार्य तो गाँव में होता है बुआई कटाई के बाद। इस स्थिति में किसान खाली बैठे रहते हैं। यानी ऐसी स्थिति ये हो जाती है कि किसान जो है कि भाई उनको कोई काम ही नहीं है, बुआई हो गया है तो कटाई का इंतज़ार कर रहे हैं, कटाई हो गया तो फिर बुआई का इंतज़ार कर रहे हैं, इस बीच में वो बेरोजगार ही रहते हैं। ये स्थिति लगभग 2 महीने 3 महीने की होती है। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कब? लोग काम करते दिखते हैं पर ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कि हमने भी बताया है कि मान लीजिए मेरा 2 कट्ठा ज़मीन है, उसमें हमारे 3 मज़दूर काम कर रहे हैं और 3 मज़दूर 1 घंटे में वो काम को कंप्लीट कर देंगे, और इसकी जगह पर हमने 5 मज़दूर को लगा लिया। 5 मज़दूर क्यों लगा भाई? 2 लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, हमने सोचा कि क्यों ना उनको भी बुला लिया जाए, तो उन्हें भी बुला लिया और काम वही हो रहा है, जबकि संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ये आमतौर पर पारिवारिक कृषि में होती है। जैसे किसी परिवार में देखिए, मान लीजिए किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, अब वो अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो 2 आदमी की काम है, लेकिन पूरे परिवार ही चले गए। 2 से 2 की जगह पर 5 चले गए, 7 चले गए, 8 चले गए, जितने भी परिवार में जनसंख्या है सब चले गए। तो आमतौर पर तो 2 ही आदमी की काम थी, लेकिन वहाँ पर आदमी ज़्यादा चले गए, तो जो अधिक लोग गए हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। खेतों की ज़रूरत, जैसे यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के तौर पर, खेतों में ज़रूरत है 5 लोगों की, काम कर रहे हैं 8 लोग, अतिरिक्त 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी के प्रभाव। बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। या अगर बेरोजगारी है देश में तो अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। संसाधनों की बर्बादी होती है, जो परिसंपत्ति बन सकते थे वे दायित्व बन जाते हैं। वैसे लोग जो परिसंपत्ति बन सकते थे, यानी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकते थे, लेकिन वो देश के लिए एक बोझ बन जाते हैं। आर्थिक बोझ, कार्यरत जनसंख्या पर निर्भरता बढ़ जाती है। यानी वैसे जो कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर अब इन जनसंख्याओं की निर्भरता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई बेरोजगार है तो वो तो किसी न किसी पर डिपेंड है। मान लीजिए कि अगर रोज़गार होता तो वो भी कुछ काम करते हैं, और रोज़गार है ही नहीं तो डिपेंड है ही। अब उनके ऊपर दूसरे जो काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ना डिपेंड रहेंगे, क्योंकि अगर बेरोजगार के ऊपर डिपेंड रहेगा तो भूखे मर जाएगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये डिपेंड हो जाते हैं, यानी जो कार्यरत हैं। जीवन स्तर में गिरावट, स्वास्थ्य स्तर गिरता है और युवा हताशा का शिकार हो जाते हैं, यानी स्वास्थ्य की अवसर गिर जाती है। मान लीजिए कि कोई बेरोजगार है तो उसके पास तो इतनी पैसा ही नहीं है, इतनी क्या नाम है कि इनकम ही नहीं है कि वो जा कर के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, बीच बीच में जा कर के जाँच करा सके। तो इससे इनको इस चीज़ का भी सामना करना पड़ता है। साथ में युवा में हताशा आती है, भाई हम इतना पढ़े लिखे हैं और अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली। तो आमतौर पर के यूथ जो है कि सबसे ज़्यादा इसका सामना कर रहे हैं। इसे दूर करने की ज़रूरत है। दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर लाने पड़ेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस चैप्टर की जो एक नज़र में समरी हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अपने इस क्लास को शट डाउन करेंगे, यानी इस क्लास की समाप्ति की घोषणा करेंगे। संसाधन शिक्षा प्लस स्वास्थ्य देकर के मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। अधिक जनसंख्या हमारे देश की ये अभिशाप नहीं है, ये हमारे देश के लिए वरदान है। लेकिन कैसे? जब हम इसको अच्छी स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छे स्किल्स देंगे, कौशल देंगे और इसको वृद्धि विकास में, इसको मानव पूंजी में परिवर्तित कर देंगे, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित होगा और अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं, दूसरी गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जो आर्थिक गतिविधियों में सहायक होती हैं, और गैर आर्थिक क्रियाएं जो आर्थिक क्रियाओं में सहायक न हो। जैसे समझ सकते हैं कि माँ जो है कि बच्चों के लिए घर में खाना बनाती हैं, बच्चों की देखरेख करती हैं, तो इनके लिए तो उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। जब वेतन नहीं दिया जाता है तो क्या वो आर्थिक क्रिया में शामिल होती हैं? नहीं, आर्थिक गतिविधियों में उनका कोई योगदान नहीं रहता है, तो इसे गैर आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी दो तरह की होती हैं, एक ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरी शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी भी दो तरह की होती हैं, एक मौसमी, दूसरी प्रच्छन्न। मौसमी जो मौसम के कुछ महीनों में व्यक्ति बेरोजगार दिखाई देते हैं, और प्रच्छन्न बेरोजगारी जहाँ पर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, दो व्यक्ति की ज़रूरत है काम करने की, वहाँ 2 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामना करते हैं। उसके बाद शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी ही होती है, यानी शहर में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग ही बेरोजगार दिखाई देते हैं। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, और द्वितीयक क्षेत्र जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहा जाता है, यानी विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र जिसमें सर्विसेज आते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित होता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण का कार्य किया जाता है, जैसे कोई कंपनी हो गया और किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है। तृतीयक क्षेत्र जैसे सेवा हो गया, मान लीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल इत्यादि, ये सारी सेवाएं कहलाती हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। जैसे यहाँ अगला पहला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा श्रम अवशोषित कौन करता है? तो वर्तमान समय में तो सबसे ज़्यादा, पहले भी सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र ही कृषि करके सबसे ज़्यादा यही हमारा योगदान करता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। जैसे कपास उगाना, गेहूँ चावल उगाना, इसके अलावा गन्ना उगाना, ये सारी और हम ये समझे तो ये कह सकते हैं कि इसी प्राथमिक क्षेत्र पर ये 2 आर्थिक क्षेत्रें टिकी हुई हैं। अगर ये प्राथमिक क्षेत्र कमज़ोर हुआ तो ये दोनों भी कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए को शिक्षा प्रदान करना है। तो हमने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और फ्री शिक्षा देने का योगदान किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 2010 से 11 के दौरान साक्षरता दर पर। तो 2010 से 11 के दौरान भारत की साक्षरता दर 74% थी। 74% में पुरुषों की सबसे ज़्यादा योगदान थी, जबकि महिलाओं की योगदान कम थी। तो इसके ऊपर थोड़ी सी विचार किया गया और उसके बाद महिलाओं की भी योगदान को बढ़ाया गया। अब हम बात करते हैं, हो गया हमारा यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस ज़रूर लिखें, और इसी तरह के अच्छे तरीके से NCERT को कवर करने के लिए हमारे इस चैनल को स्टूडेंट हेल्प जोन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो NCERT सीरीज़ है ये अच्छी तरीके से उन्हें भी प्राप्त हो सके, और वो भी NCERT को अपनी मजबूत कर सकें, अपने बेस को मजबूत कर सकें। बेस अगर मजबूत नहीं है तो फिर हम चाहे कितना भी आसमान उड़ें, लेकिन दिक्कत ही दिक्कत है, हमें ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।